घड़ी में दोपहर के 1 बज चुके हैं और वक्त है आप तक तमाम राजनीतिक खबर पहुंचाने का। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत देश की राजनीति को लेकर हम अगले 1 घंटे चर्चा करने वाले हैं। साथ ही उन खबरों से जुड़े हुए हर एक पहलू, हर एक आयाम आपको राजनीतिक शास्त्र में समझाने की कोशिश करेंगे। चर्चा भी मेहमानों के साथ करेंगे और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करते हैं। बड़ी खबर देश की राजनीति से जुड़ी हुई है, महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी हुई है, क्योंकि आज महाराष्ट्र की राजनीति के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। शिंदे गुट के 16 विधायकों की अयोग्यता पर फैसला आज लिया जाना है। शाम 4 बजे का समय बताया जा रहा है जब फैसला होगा। और बड़ी बात यह है कि अगर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अयोग्य हुए तो मुख्यमंत्री पद से उन्हें हाथ धोना पड़ेगा। दूसरी तरफ स्पीकर का यह कहना है कि मैं संवैधानिक तौर पर ही फैसला लूंगा, संवैधानिक जो मर्यादाएं हैं उनका पालन करूंगा। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 10 जनवरी तक फैसला देने की डेडलाइन दी थी, क्योंकि स्पीकर की ओर से ही समय मांगा गया था कि रिपोर्ट बहुत ज्यादा बड़ी है, मुझे समय चाहिएगा इसे पढ़ने के लिए। और इसके साथ ही उस समय क्योंकि महाराष्ट्र में विधानसभा चल रही थी, कार्यवाही उस दौरान चल रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी ये जो तमाम तर्क रखे गए थे उन्हें सही माना गया और एससी की ओर से कहा गया कि ठीक है, समय है आपके पास, 10 जनवरी तक का फैसला आप लीजिए। तो अब आपको ये बड़ी खबर बता दें कि आज शाम 4 बजे महाराष्ट्र की राजनीति के लिए एक बड़ा फैसला होने वाला है। मामला क्या है वो जरा आप ग्राफिक्स के जरिए जल्दी से समझ लीजिए। 2022 का ये पूरा मामला जब शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना के 40 विधायकों ने बगावत कर दी थी। 20 जून की वो तारीख थी जब शिवसेना के 40 विधायकों ने बगावत की थी। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार और इसी के साथ गिर गई थी महाराष्ट्र में। शिंदे ने बीजेपी के समर्थन से महाराष्ट्र में सरकार बनाई। शिंदे ठाकरे गुटों ने दल बदल रोधी कानूनों के तहत कार्रवाई की मांग की और ठाकरे गुट ने सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दाखिल कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट की ओर से फैसला लेने के लिए विधानसभा अध्यक्ष को कहा गया। अब स्पीकर को फैसला लेना है और आज वही तारीख है। आपको बता दें कि फैसला सुनाने की समय सीमा 31 दिसंबर 2023 तय की गई थी, लेकिन जैसा कि मैंने पूर्व में आपको बताया कि स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया था, अवधि बढ़ाने की मांग उनकी ओर से की गई थी और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 10 जनवरी की तारीख दी थी। आज 10 जनवरी है और महाराष्ट्र के लिए एक बड़ा दिन है। 16 विधायक, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके गुट के 16 विधायकों की अयोग्यता पर आज फैसला लिया जाना है। तो चलिए, हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए 2 राजनीतिक मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। मध्य प्रदेश से बीजेपी प्रवक्ता गोविंद मालू जी और इसके साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता शहरयार खान जी हमारे साथ जुड़े हुए। आप दोनों का बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले गोविंद मालू जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। बड़ा दिन है आज महाराष्ट्र की राजनीति के लिए और बड़ा दिन इसलिए भी क्योंकि बीजेपी ने भी समर्थन महाराष्ट्र में शिंदे सरकार को दिया है। तो कैसे देखते हैं सर, क्या उम्मीद है बीजेपी को आज? देखिए, जब फैसला आएगा उस अनुरूप उसका पालन किया जाएगा, स्पीकर ने भी कहा है जी। तो जब ये सब अभी समय के गर्भ में है, जब फैसला आएगा कोर्ट का तो वर्डिक्ट है, उसको मानना पड़ेगा, बाध्यता है वो। जो भी फैसला आएगा उस पर अभी कैसे स्पेकुलेशन किया जा सकता है कि अभी क्या होगा तब क्या होगा। लेकिन संजय राउत ये कह चुके हैं कि बीजेपी की साठगांठ पहले ही हो गई है, क्योंकि मुख्यमंत्री से 2 बार मुलाकात हो चुकी है जी। देखिए, संजय राउत कब क्या कहते हैं, एक जो राजनीति में कई सारे मस्खरों की आवश्यकता होती है, ऐसे संजय राउत भी हैं। चलिए शहर खान साहब, आप कैसे देखेंगे इसे और कैसा ये फैसला आने वाला है? देखिए, इस प्रकरण को देखें तो ये संविधान के खिलाफ ये मामला देश के सामने आया था जब राज्यपाल कोश्यारी जी ने रातों रात और फ्लोर टेस्ट बुला लिया और उसके बाद दूसरे पक्ष की बात को नहीं सुना गया और उसके लिए तल्ख टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने जब करी, उसके बाद हमारे विधानसभा अध्यक्ष ने इसकी डे बाय डे हेयरिंग करी। 1.5 साल से ये प्रकरण लटकाया हुआ था, संविधान का वहाँ पर हत्या हुई थी और निश्चित ही धारा 10 के अंतर्गत अगर आज निर्णय लिया गया तो मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि ये न्याय उचित मामला उसी धारा के अंतर्गत देखा जा रहा है। और जैसे आज बयान आ रहे हैं विधानसभा अध्यक्ष के कि उच्चतम सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार ही ये निर्णय लिया जाएगा, तो देखना पड़ेगा शाम को 4-5 बजे जब ये निर्णय आता है कि उच्चतम न्यायालय की गाइडलाइन, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का ध्यान रखा गया, क्या फिर से लोकतंत्र की हत्या की गई।
बिल्कुल, और साफ तौर पर इस पर कह भी चुके हैं स्पीकर की जो भी फैसला होगा वो न्यायोचित होगा, संविधान के हिसाब से ही सारे फैसले किए जाएंगे। चलिए इसी बीच एक और खबर की ओर बढ़ लेते हैं। मध्य प्रदेश की एक खबर है। मध्य प्रदेश में आज बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। मध्य प्रदेश की लाडली बहनों को आज सौगात मिली है। आज 10 तारीख है। लाडली बहनों को 1576 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 1576 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए लाडली बहनों के खाते में जनवरी महीने के 1250 रुपए। तो कहा कि सरकार बहनों को पैसा दे रही है, लेकिन उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पेट में ना जाने दर्द क्यों हो रहा है। तो आज बड़ा महत्वपूर्ण दिन मध्य प्रदेश में लाडली बहनों के खाते में हर महीने से 10 तारीख को पैसे आते हैं। पूर्व में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस योजना की शुरुआत की थी और अब नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस योजना को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। तो वहीं 1250 रुपए लाडली बहनों के खाते में पहुंच चुके हैं और इसे लेकर अब मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कांग्रेस पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि सरकार बहनों को पैसा दे रही है, कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों हो रहा है। और चलिए मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं। शहरयार साहब, कैसे आप इस पूरे मुद्दे को देखते हैं? खास करके ये एक ऐसा मामला रहा है, एक ऐसी योजना रही है कि चुनाव शुरू होने से पहले लगातार ये चर्चाओं में रही। कांग्रेस भी इसके समकक्ष एक योजना जनता के बीच में लेकर पहुंची चुनाव से पहले। उसके सहारे की कहीं ना कहीं एक जो बड़ा जन समुदाय, एक महिलाओं का खास करके एक जो वोट बैंक है उसको साधा जा सके। लेकिन बीजेपी की जो योजना रही उस पर महिलाओं ने विश्वास जताया और अब फिर उस योजना को लगातार नई सरकार भी चला रही है और मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों हो रहा है। मोहन यादव जी को यह ध्यान रखना चाहिए कि कांग्रेस के पेट में जब तक दर्द होगा, जब तक जो वादे भाजपा ने अपने चुनावी घोषणाओं में करे हैं उनको पूरा करने का काम नहीं करेंगे। कांग्रेस विपक्ष की लड़ाई लड़ रही है, दमदारी से लड़ेगी और वो लाडलियों का दर्द देखा जब दिखाए शिवराज सिंह चौहान का चेहरा और वो पिंक कलर के 3000 के होर्डिंग, उसके बाद मामा को बिगर बताए हटा दिया गया, तो लाडलियों के दर्द उभर के मध्य प्रदेश के हर जगह पे सामने आया। इसलिए कांग्रेस उस लड़ाई को लड़ेगी कि अभी भी आप 1250 रुपये डाल रहे हैं। आपने तो 3000 का वादा करा था। पिंक कलर के बड़े बड़े करोड़ों रुपए के प्रदेश में होर्डिंग लगे थे कि 10 तारीख आ रही है, 3000 आ रहे हैं, 3000 आ रहे हैं। राखी से लेके और अभी तक 5 महीने हो गए हैं, वो 1250 से आगे ही गाड़ी नहीं बढ़ रही है। 3000 का वादा करा है, तो कांग्रेस की मांग है कि कब लाडलियों के खाते में 3000 आएंगे। 450 रुपये में गैस सिलेंडर की बात थी, वो 450 रुपये कब आएंगे। वो किसानों के खाते में 10,000 रुपये की बात थी, वो 10,000 कब आएंगे। वो युवाओं के हाथों में रोजगार की बात थी, वो रोजगार कब आएंगे। एक तरफ तो कर्ज लेके घी पीने का सरकार काम कर रही है, खजाना खाली है। हम लोग 4 लाख करोड़ के कर्ज को पार कर चुके हैं और सरकार फिर कर्ज लेने को तैयार है। कांग्रेस तो ये कह रही थी ना सर कि योजना बंद हो जाएगी, लेकिन योजना तो बंद नहीं हुई ना। जो सरकार है वो उसे आगे बढ़ा रही है। 3000 की राशि भी दी जाएगी, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। कांग्रेस नहीं कह रही थी, भाजपा कह रही थी। ये भाजपा कह रही थी, भाजपा कह रही थी कि कांग्रेस आ जाएगी। मालू जी आपका आज भी यही कह रहे हैं। आपके टाइम आए जब बोलिएगा, प्लीज डिबेट को डिबेट के तरीके से करिएगा। एक नहीं, टाइम नहीं है आपका। मेरे से क्वेश्चन है, मेरे से क्वेश्चन है, मैं जवाब दे रहा हूँ, सुनिएगा आप। जब कांग्रेस की सरकार आ रही थी, जब भाजपा भ्रम फैला रही थी कि कांग्रेस आएगी तो लाडलियों का पैसा बंद करेगी। अब आप 1250 से आपकी गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है। 5 महीने हो गए राखी गए हुए, 1250 से 3000 पे कब आएंगे? आप बता दीजिए, 450 में गैस सिलेंडर कब देंगे आप? 3000 लाडलियों में कब देंगे? उनका जवाब आप सुनिए ना। गोविंद मालू जी, देखिए सवाल योजना को लेकर थे, योजना आप कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का बड़ा सवाल यह है कि 3000 का जो वादा आपने किया था वो वादा आप कब पूरा करेंगे? जया जी, अभी सरकार को आए कितने दिन हुए हैं? 20 साल हो गए भाजपा को। अरे अभी ये वादा किया, तो अभी आई है ना सर। अभी कितनी देर बाद आई? ये आप यही तो भ्रम फैला रहे हैं। अब 20 साल बता रहे हैं। आपका चाल चरित चेहरा मध्य प्रदेश 20 साल से देख रहा है। पिछले मुख्यमंत्री ने 32,000 घोषणाएं करी, इसलिए हम लोग विपक्ष की भूमिका को बिल्कुल खड़े होकर करेंगे। कार्यकाल को लेकर जनता के बीच में गए, जनता ने
बहुत बुरी तरह पराजित किया आपको 163। ठीक है, और अब ये जो जनता ने आपको स्वीकार करा ना, स्वीकार किस लिए करा कि 3000 देंगे तो दीजिए ना 3000, 450 में गैस सिलेंडर देंगे, बेरोजगारों को रोजगार देंगे, मध्य प्रदेश को कर्ज मुक्त करेंगे। आज मध्य प्रदेश का हर नागरिक 50,000 के कर्ज में है, कर्ज 4 लाख करोड़ से ऊपर हो गया। तो आप बताइए ना कि आपके पास क्या विजन है? झाँक कर देखो, अरे हम तो देख रहे हैं मध्य प्रदेश की जनता ने, लोग बोलेंगे तो किसी की समझ में कुछ आने वाला नहीं है। चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ लेते हैं, अगली खबर की तरफ। गोविंद जी, अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, इसके बाद फिर से हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। और चलिए खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर अब सियासी घमासान लगातार जारी है। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत का एक बड़ा बयान सामने आया है। अमरजीत भगत ने कहा कि बीजेपी सरकार लोगों के साथ धोखा कर रही है। ये 3100 रुपए बोलकर सत्ता में आ गए, लेकिन 2100 रुपए देकर किसानों के साथ ठगी कर रहे हैं। अमरजीत भगत ने कहा कि सीएम विष्णुदेव साय आदिवासी समाज के हैं, आदिवासी झूठ नहीं बोलते। आखिर ये कैसे आदिवासी हैं जो झूठ बोल रहे हैं? तो आपको बता दें कि लगातार अब इस पूरे मामले को लेकर सियासत देखने को मिल रही है। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी एक सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि किसानों को एमएसपी की राशि मिल रही है और हमारा वादा है कि प्रति क्विंटल 3100 रुपए देंगे। किसानों को जल्द ही अंतर की एकमुश्त राशि दे दी जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार लोगों के साथ धोखा कर रही है। 3100 रुपया बोल करके सत्ता में आए और सत्ता में आने के बाद 2100 रुपया दे करके लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। और विष्णुदेव साय जी तो हमारे क्षेत्र के हैं, हमारे आदिवासी समाज के हैं, और आदिवासी कभी झूठ नहीं बोलता। एक ऐसा आदिवासी है जो झूठ बोल रहा है कि 3100 बोल करके 2100 दे रहा है। तो इधर रामविचार नेताम ने अमरजीत भगत के बयान पर पलटवार किया। नेताम ने कहा कि कांग्रेस को किसानों के बारे में बोलने का कोई हक नहीं है। सरकार को बने अभी 1 महीना नहीं हुआ है और कांग्रेस को तकलीफ हो रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इलाज कराना। कुछ बोलने का कुछ रहा नहीं। अरे हमारी सरकार का बने अभी 1 महीना भी नहीं हुआ, हमने 3100 रुपये खरीदी का मूल्य देने के लिए पूरा बजट में प्रावधान कर दिया। अब प्रावधान किया है तो उसको अब थोड़ा जमीन पे आने दो भैया। हम तो वही नहीं, हम तो और भी लोगों को बहुत सारी योजना का लाभ हम देने वाले हैं। बोनस की बात थी, बोनस का तो एक मुश्त हम लोगों ने जमा कर दिया। आवास की बात थी, वो भी जारी कर दिया। 21 क्विंटल प्रति एकड़ खरीदने की बात थी, वो भी आदेश जारी हो गया। 3100 रुपया जो अंतर का राशि वो भी देने का प्रावधान हम कर लिए, तो सब मिलेगा। उनको बहुत ज्यादा उनके पेट में दर्द हो रहा है तो किसी डॉक्टर के पास जाके इलाज कराना चाहिए। और चलिए अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी गौरव शुक्ला रायपुर से सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, धान के मामले को लेकर अब लगातार सियासत गर्म होती जा रही है, आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में किस तरह की अब चर्चाएं हैं? धान के लिए बहुत माना जाता है और राजनीति भी धान से शुरू होकर धान में ही खत्म होती है। पिछली सरकार में जब कांग्रेस आई थी तो धान के मुद्दे को लेकर ही वो सत्ता पर पहुंची थी, और उसके बाद अब बीजेपी जब सरकार पर आई है, सरकार बनाई है, तो उन्होंने 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान के देने की बात कही थी। वही 21 क्विंटल में जो धान है प्रति एकड़ लेने की बात कही थी। लेकिन अभी तक जो है 3100 रुपए क्विंटल की जो एमएसपी देने की बात हुई थी वो नहीं हुई है, जिस पर पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने राज्य सरकार को घेरा है और कहा है कि प्रदेश के किसानों को ठगने का काम जो है वो सरकार कर रही है। 3100 देने की बात कही थी और 2100 रुपए क्विंटल ही जो है वो धान की कीमत दे रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री को भी घेरा है और कहा है कि आदिवासी सरल रहते हैं, झूठ नहीं बोलते, लेकिन मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं। और इसी राजनीति का जो अब गलियारों में चर्चाएं वो तेज हो गई है। वरिष्ठ विधायक और कैबिनेट मंत्री जो है रामविचार नेताम ने जो है अमरजीत भगत को घेरा और कहा है कि हमने कैबिनेट में बाकायदा इसके लिए प्रस्ताव लाया और इसे पारित भी किया है और धीरे से इस पर जो लागू है वो होगा। मुख्यमंत्री ने कल इस पर एक ट्वीट किया और ट्वीट में कहा कि 3100 रुपए में धान मिल रहा है और एमएसपी के रेट में है। हम इसको जो 3100 का वादा किया था उसे भी जल्द पूरा करेंगे। तो राजनीति बिल्कुल गौरव, और लगातार अब इस मुद्दे को लेकर राजनीति तो छत्तीसगढ़ में गर्मा गई है और एक कांग्रेस को भी बड़ा मौका है
कांग्रेस ने इसको मुद्दा बनाया है। अब देखना ये होगा कि कितना फायदा इसका कांग्रेस को मिलने वाला है और बीजेपी किस तरह से इसका जवाब देती नजर आएगी। फिलहाल शुक्रिया गौरव जानकारी के लिए। रायपुर तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी 22 जनवरी को अवकाश घोषित किया जाएगा। दरअसल साई सरकार ने 22 जनवरी को रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह को उत्सव के साथ मनाने का ऐलान किया था। उस दिन राज्य में पहले ही ड्राई डे घोषित करने का फैसला लिया जा चुका है। अब प्रदेश में अवकाश की मांग भी इस दिन उठने लगी है। दरअसल मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने सीएम विष्णुदेव साय को पत्र लिखकर 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर सार्वजनिक अवकाश की मांग की है। तो बता दें आपको कि उत्तर प्रदेश में पहले ही उस दिन अवकाश की घोषणा की जा चुकी है। 22 जनवरी को तमाम स्कूल कॉलेजेस बंद रहेंगे। सरकारी भवन को सजाने की बात भी कही गई है यूपी सरकार की ओर से, लेकिन अब इसे लेकर छत्तीसगढ़ में भी डिमांड हो गई है कि 22 जनवरी को प्रदेश में भी अवकाश घोषित किया जाए, क्योंकि यहां पर भगवान श्री राम को भांजे के रूप में पूजा जाता है। माता कौशल्या की नगरी है और रामलला यहां पर उनका ननिहाल है। तो ऐसे में छत्तीसगढ़ में भी उत्सव होना चाहिए और 22 जनवरी को छुट्टी होनी चाहिए। तो इधर सीहोर में कल बीजेपी और संघ की एक बड़ी बैठक होने जा रही है, जहां सीहोर के एक रिसोर्ट में इस बैठक का आयोजन किया जाएगा, जिसमें संघ और बीजेपी के पदाधिकारी शामिल होंगे। संघ की तरफ से अरुण कुमार, दीपक बिशुप्ते मौजूद रहेंगे, तो बीजेपी राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। शिव प्रकाश, अजय जामवाल भी इसमें शामिल होंगे। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा की जाएगी। आपको बता दें कि 22 जनवरी को जो अयोध्या में बड़ा कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम को लेकर के भी घर घर राम को पहुंचाने का मुद्दा भी इस बैठक में इर्द गिर्द घूमता मिलेगा और इसको लेकर के भी चर्चा की जाएगी। तो बड़ी तैयारियां इस बैठक में होने जा रही हैं। चलिए, मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं। गोविंद जी, कितनी महत्वपूर्ण ये बैठक होने वाली है, संघ और बीजेपी की ये महत्वपूर्ण बैठक, क्या कुछ इसमें चर्चा की जाएगी, किस तरह की बैठक लेकर समझा जाए इसे? देखिए, इस तरह की कोई भी हम अधिकृत बात इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकते। तो एक हमारे यहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अपना अलग उनका कार्य पद्धति है, बैठकें लगातार होती है, अलग अलग आनुषंगिक संगठनों के साथ बैठते हैं और ये इस तरह का कोई भी जो आयोजन है वो कहीं सार्वजनिक हमें नहीं मालूम होता है कि क्या है, लेकिन संघ अपनी पद्धति के अनुसार लगातार अनेक अपने समविचारी संगठन बैठक करता है। इसलिए इस बैठक के बारे में हम कुछ भी, हमें न तो जानकारी ना हम कह सकते हैं। यानी कि सीक्रेट मीटिंग इसे कह सकते हैं? नहीं, देखिए, मीटिंग है कि नहीं यही जानकारी नहीं है ना, आप लोग बता रहे हैं। देखिए, भाजपा के अधिकृत प्रवक्ता को अगर बैठकों के बारे में नहीं मालूम है, आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को समझे पहले। नहीं, तो भाजपा के नेताओं के साथ हो रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कोई राजनीतिक संगठन नहीं है। मैं आपके बीच नहीं बोलता। हम भारतीय जनता, सुनिए, मैं आपको अगर डिबेट करने का सलीका बताना पड़े तो बड़े अफसोस की बात है। पार्टी की बैठक आपके टाइम पे आपने क्यों नहीं रख दिया अपना वर्जन? भारतीय जनता पार्टी की बैठक, आप बोलिए, आप बोलिए सर, आप जवाब दे रहे हो, आप बोल रहे हैं, आप बोलिए, कांग्रेस की बैठक पर बोले आप। अरे ठीक है, मुझे ये आपसे पूछ के बोलेंगे, मेरे से सवाल है तो मैं जवाब दूंगा ना, आपसे पूछ के बोलेंगे। आप अपने बारे में तो बता नहीं रहे, सवाल करें, आप जवाब दो। आप बचने की कोशिश कर रहे थे, एबे गेबे कर रहे थे, संघ पे बोलने की आपकी हिम्मत नहीं है। नहीं तो आपको मालूम है कि आपके नंबर कट जाएंगे। ये आप डबल स्टैंडर्ड मत इस्तेमाल करिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आप कंफर्टेबल करिए ना। ये जो संगठन बैठक में, अरे आपको पता ही नहीं है, अधिकार न संघ को, न संघ जानते हैं, न भाजपा जानते हैं आप। चलिए सर, आप दोनों दिग्गज प्रवक्ता हैं सर, भानुमति आपका क्यों नहीं बोला? लोग आपको आपकी देख रहे हैं। पकड़ नहीं है संघ चलिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए, ठीक है सर, देखिए, हो गया। आप ठीक अनर्गल है सर, बातें एक ना एक करें। करके। अरे तो आप चलिए, बोलते ना, चलिए, 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 आपसे चलिए, पहले चलिए, आगे आपको क्या बढ़ते जवाब हैं। मैं अपने टाइम पे अपना अगली बड़ी जवाब दूंगा ना। अगली बड़ी जवाब खबर, देना मध्य हमें प्रदेश मालूम है ना। विधानसभा में कांग्रेस को मिली हार के बाद लोकसभा के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी है। पार्टी लोकसभा के लिए ग्वालियर चंबल संभाग को साधने की कोशिश कर रही है और आपको बता दें कि कांग्रेस के जो तमाम दिग्गज नेता है वो लगातार यहाँ पर अपनी जमीन तलाशने के लिए निकले हैं। जवाब दूंगा। संघ के बारे में बोलेंगे ना, हम बीच में बोलेंगे। सर, इस तरह से नहीं सर, ऐसे नहीं,
खबर अगली मेरी है सर, आप ऐसे चर्चा नहीं करेंगे सर, इस तरह से नहीं, ऐसे नहीं सर, आप लोग इस तरह से कैसे चर्चा करेंगे, कैसे बात समझेंगे? पर आपसे पूछा किसने? प्रवक्ता नहीं हूँ ना, कांग्रेस से पूछा किसने? सर, ना तो एंकर पूछ रहे हैं, ना हम पूछ रहे हैं। अरे मेरे से तो एंकर ने सर आप दोनों काफी वरिष्ठ हैं सर, आप बताइए इस तरह की बात नहीं। सवाल हमसे किया, हम हम लोग जवाब तो अभी देंगे। सीख रहे हैं, लेकिन आप लोगों के साथ में अगर बैठकर हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आप ये ठीक है, सवाल का जवाब मैं दूंगा। ठीक है सर, चलिए, ओके खबरों सर, में आगे ठीक बढ़ है, लेते हैं। आप जय, शांत हो चलिए। जाइए सर, अगली खबर चलिए। मुझे लेने दीजिए। दर्शक आपको सुनना चाहते पर ऐसे नहीं सुन पाएंगे। विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो कांग्रेस को इसमें हार मिली और अब लोकसभा के लिए तैयारियां शुरू हो गई है। लोकसभा के लिए ग्वालियर चंबल संभाग पर कांग्रेस फोकस कर रही है। तमाम जो दिग्गज लीडर्स हैं वो लोकसभा के लिए जमीन तलाश रहे हैं। कांग्रेस नेताओं का ग्वालियर चंबल संभाग का दौरा दूसरा दिन है आज। प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, इसके साथ ही जयवर्धन सिंह, उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ग्वालियर चंबल के दौरे पर है। भिंड जिले के अटेर मेहगांव विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ताओं के साथ आज बैठक होगी और इसके बाद मुरैना जिले के अंबाहा और मुरैना में भी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की जाएगी। रात्रि विश्राम मुरैना में होगा। तो इधर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने एक बार फिर से बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। पटवारी ने कार्यकर्ता सम्मेलन में कहा कि जो सरकार भोपाल से चलनी थी अब वो दिल्ली से चलाई जा रही है। विधायकों को मुख्यमंत्री चुनना था लेकिन वो भी दिल्ली से तय हुआ। उधर शिवराज सिंह को मुख्यमंत्री दिखाकर सत्ता पर किसी और को बैठा दिया। कैबिनेट के नाम से लेकर विभाग का बंटवारा तक आला कमान कर रहा है। मुख्यमंत्री सिर्फ नाम का ही है, कांग्रेस को इससे संघर्ष करना है। तो इधर उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने कहा कि लोकसभा में कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करेगी, हम जनता के विश्वास को फिर से जीतेंगे जिसका अच्छा परिणाम निकलकर सामने आएगा। और चलिए इसी पर प्रतिक्रिया लेते हैं शहरयार जी से। शहरयार जी, पहले सुन लेते हैं बाइट क्या कुछ कहना है, उसके बाद प्रतिक्रिया लेंगे। निश्चित ही अच्छे प्रदर्शन का प्रयास करेंगे हम सभी लोग मिलके और आने वाले समय में जनता का विश्वास जीतने की कोशिश करेंगे। हार के जो कारण है उनकी समीक्षा भी करेंगे और नई ऊर्जा के साथ सब लोगों को, जो सीनियर लोगों के उनके मार्गदर्शन में सब लोगों को जोड़ करके काम करेंगे और कोशिश करेंगे एक अच्छा परिणाम कांग्रेस को मिले। तो देखिए कांग्रेस की ये युवा ब्रिगेड चुनौती होता है। अभी भोपाल में लगातार मैराथन बैठकें 3 दिन हुई। हमारे संगठन के सारे वरिष्ठ और कनिष्ठ लोगों के बीच में विचार विमर्श हुआ। हमारी कहाँ विधानसभा चुनाव में अपेक्षा की जो उम्मीद थी उसमें कमियां रहीं जिससे कि हमारे अनुकूल परिणाम नहीं आए। अब उसी को लेकर अब ज़मीन पे हमारे वरिष्ठ और हमारा संगठन उतर रहा है और आप देखेंगे कि लोकसभा चुनाव में हमने जो टास्क रखा है 29 का, उसको हम अचीव करने के लिए निश्चित ही मध्य प्रदेश में अपनी पूरी ताकत लगाएंगे। हमारे संगठन को, हमारे वरिष्ठों के अनुभव को और जो हमसे कमियाँ रहीं उनको दूर कर कर हम एक अच्छी अपनी चुनौती भाजपा के सामने रखेंगे। निश्चित ही मध्य प्रदेश की जनता बदलाव चाहती थी लेकिन क्या कारण रहा है जिससे कि अनुकूल परिणाम नहीं आए, उसको दूर करके हम 29 सीटें जीतने की अपने पूरे दमखम के साथ इस लड़ाई को लड़ेंगे। ठीक है, गोविंद मालू जी क्या कहेंगे सर? ग्वालियर चंबल संभाग पर इस वक्त कांग्रेस शुरुआती तौर पर फोकस कर रही है। यहाँ से बीजेपी के भी लीडर्स को हार का सामना करना पड़ा, कांग्रेस के भी ऐसे लीडर्स थे जिन्हें हार मिली है। अब इस संभाग को आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि जीतू पटवारी जी तो कह रहे हैं कि विधायकों को मुख्यमंत्री चुनना था लेकिन आला कमान ने नेता को तय कर दिया और इसी से अब हमें संघर्ष करना है। पहले तो कांग्रेस अपनी खुद की स्थिति देख ले कि वो उनको किसने बनाया, कमलनाथ जी को किसने हटाया, उनके यहाँ कहाँ से तय होता है। भारतीय जनता पार्टी का तो एक सिस्टम है, यहाँ हमारे विधायकों की बैठक हुई, पर्यवेक्षक आए, उसमें चुना गया नेता। और दूसरी बात यह है कि जिस ढंग की कांग्रेस बात कर रही, पहले तो आस्तीन के सांपों को देख ले, पहले उनको सपेरे को पकड़वाए, उसके बाद चुनाव में जाए, उसके बाद देखे कि 29 सीट से एक आधी सीट भी कम हो रही क्या उनकी, और उनको मिल रही है क्या? पिछली बार 28 पे हारे थे, इस बार पूरी 29 हम जीतेंगे। इनकी सरकार होते हुए ये कई सारे आरोप लगाते रहे हैं, लेकिन अब ये पार्टी खुद एक वंशवादी परिवारवादी पार्टी, और एक व्यक्ति कहता है इसमें गांधी परिवार का कोई बच्चा भी कह देगा तो वो अध्यक्ष पद से नीचे आ जाएगा। वो नेता प्रतिपक्ष को किसको बनाना वो एक छोटा सा उनका जो परिवार का सदस्य है वो तय करता है। पार्टी कुछ नहीं है, कार्यकर्ता कुछ नहीं है।
प्रजातंत्र नहीं है, लोकतंत्र नहीं है, वंशवाद और परिवारवाद की लेकिन अब पार्टी। कांग्रेस कोशिश कर रही है, कुछ बहुत सारी जो पीछे चीजें रह गई हैं उनसे उबरने की कोशिश में है और एक नई ब्रिगेड के साथ अब आगे मैदान में है। देखना है कि कितना महत्वपूर्ण ये ब्रिगेड काम कर पाती है, कांग्रेस को कितना फायदा मिलेगा। चलिए एक खबर पर और आगे बढ़ लेते हैं, उसके बाद एक प्रतिक्रिया और लेंगे।